नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं। आज की जो वीडियो का विषय है वह है हमारे भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, नियुक्ति कौन करता है, भारत के महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, भारत के महान्यायवादी कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, इसके बाद भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ क्या हैं और क्यों भारत के महान्यायवादी का पद हमारे संविधान में या हमारे देश में देखने को मिलता है। तो अभी हम इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी का जिक्र संविधान के किस भाग में, किस हिस्से में या किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अनुच्छेद 76 क्या बताता है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन होगा? भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये कौन बताता है? आर्टिकल 76 बताता है। इसके बाद और अगली बात क्या हो सकती है महान्यायवादी से संबंधित? तो अगला पॉइंट ये हो सकता है कि यह भारत जो महान्यायवादी ये क्या है, यह देश का सर्वोच्च क्या है? कानूनी अधिकारी। देश का सर्वोच्च क्या है बच्चों? कानूनी अधिकारी। हमारा भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है हमारे बच्चों? देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। अब देखेंगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु किसकी सिफारिश पर? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अब बात करें कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं। क्यों नहीं है निश्चित भाई? किसी भी व्यक्ति को अगर उसके पद पे चुना जाता है तो उसका कार्यकाल तो निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि महान्यायवादी क्या होते हैं? ये होते हैं सरकार के वकील। क्या कह सकते हैं आप इनको? इनको आप कह सकते हैं ये होते हैं सरकार के वकील होते हैं। तो जब तक सरकार है, जब तक कोई भी पार्टी बहुमत में है और सरकार का संचालन कर रही है केंद्रीय स्तर पर, तब तक वह व्यक्ति जो महान्यायवादी चुने गए हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। परंतु अगर किसी भी कारण से सरकार किसी भी कारण से गिर जाती है, सरकार बर्खास्त हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या होगा? महान्यायवादी को भी अपने पद से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। तो इसका मतलब महान्यायवादी का जो पद है उसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है कि कितने समय तक ही कार्यकाल रहेगा। इसके बाद बात करें कि महान्यायवादी को उसके पद से हटाया किस तरीके से जा सकता है। तो महान्यायवादी को उसके पद से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति, अगर हम बात करें निष्कासन की, किसके निष्कासन की? महान्यायवादी के। तो ये किसके इच्छा पर कार्य करते हैं? ये राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर, यानी राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं, या केंद्र सरकार अगर सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? महान्यायवादी को उसके पद से हटा देंगे। आगे अगर बात करें कि किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी किस तरीके से चुना जा सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी कैसे चुना जा सकता है? जिस तरह से
जिस तरह से भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने की प्रक्रिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जो योग्यताएं होनी चाहिए जज बनने के लिए, वही योग्यताएं भारत के किसके अंदर होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। यानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए जज बनने के लिए, वही योग्यताएं किसके अंदर होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। तो योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? चलिए योग्यता देख लेते हैं। पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने वाला है, उसके अंदर पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह 5 साल तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, 5 साल तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में क्या रहे हो? न्यायाधीश के पद पर रहे हो। किसके पद पर रहे हो? न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, न्यायाधीश के पद पर रहना जरूरी है, तभी वह व्यक्ति क्या बन सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उनका नाम नॉमिनेट करा जा सकता है। इसके बाद में अगला, अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर नहीं भी है तो क्या हो सकता है? 10 साल तक भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या करी हो? वकालत करी हो। क्या करी हो? वकालत करी हो। अगर कोई भी व्यक्ति या तो 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर, जज के पद पर रहा हो, या कोई भी व्यक्ति 10 साल तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा हो? वकालत कर रहा हो, तो वह व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो वह व्यक्ति जिसके अंदर ये योग्यताएं हैं, वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकता है। सरकार उसका नाम भी क्या कर सकती है? नॉमिनेट कर सकती है। अब देखेंगे भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनकी सहायता के लिए कौन कौन होते हैं, या भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, भारत के महान्यायवादी की शक्तियां क्या क्या हो सकती है। चलिए आप देखते हैं भारत के महान्यायवादी के कार्य, भारत के महान्यायवादी के शक्तियां। आइए देखते हैं भारत के महान्यायवादी जो हैं इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या क्या है। तो पहला ही पॉइंट है कि भारत सरकार का विधि सलाहकार, यानी भारत का महान्यायवादी जो होता है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या है? कानूनी सलाहकार है। क्या है? कानूनी सलाहकार है, विधि सलाहकार है। इसके बाद बात करें कि भारत सरकार की ओर से किसी भी मामले पर भारत में कहीं भी और किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से, अगर भारत सरकार का कोई भी मामला है, तो अगर उस भारत सरकार के मामले का निपटारा करना है तो उसके निपटारे के लिए भारत में कहीं भी और किसी भी न्यायालय में क्या भारत के महान्यायवादी क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं उसकी सुनवाई के लिए, उसके जो मामला है भारत सरकार का उसके निपटारे के लिए। इसके बाद में केंद्रीय कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। देखिए महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का जो मंत्री होते हैं उनके बराबर तो होते हैं, परंतु केंद्रीय कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री होते हैं, और मंत्री कौन होते हैं? जो जनता के द्वारा चुनकर संसद में भेजे जाते हैं, जिनको हम सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो जो हमारे महान्यायवादी हैं ये मंत्री नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। इनको भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसलिए ये केंद्रीय कैबिनेट के क्या नहीं होते हैं? मेंबर नहीं होते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगला पॉइंट, कहीं भी सुनवाई का अधिकार। देखिए मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से उपस्थित हो सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, तो उनको कहीं भी क्या है? सुनवाई का अधिकार है। फिर संसद के दोनों सदनों में बोलने व जॉइंट सीटिंग में बैठने का अधिकार। भारत के महान्यायवादी मंत्री नहीं हैं,
कैबिनेट मंत्री नहीं है या कोई अन्य मंत्री नहीं है, फिर भी भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन लोकसभा और राज्यसभा या संसद की जॉइंट सिटिंग जब होती है, संसद में साधारण विधेयक के मतभेद होने पर दोनों सदनों की मतभेद को मिटाने के लिए राष्ट्रपति क्या काम करते हैं, जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। तो जॉइंट सिटिंग में महान्यायवादी क्या कार्य कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु अगर वोट देने की बात आएगी तो महान्यायवादी किसी भी सदन में वोट नहीं दे सकते। तो महान्यायवादी क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलने का अधिकार उनके पास में है और बैठने का अधिकार उनके पास में है, परंतु वोट देने का अधिकार अगर मैं बात करूं कि महान्यायवादी वोट दे सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं भाई, महान्यायवादी वोट नहीं दे सकते। इसके बाद बात करें संसद सदस्य की तरह वेतन व भत्ते। देखिए, महान्यायवादी मंत्री तो है नहीं, संसद के सदस्य भी नहीं है, परंतु अगर वेतन और भत्ते और सुविधाओं की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही दिए जाते हैं जिस तरीके से एक सांसद को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, एक सांसद यानी संसद के सदस्य को दिए जाते हैं। उसी प्रकार से वेतन भत्ते महान्यायवादी को भी प्राप्त है, परंतु वो क्या नहीं है, भारत सरकार के मंत्री या कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं भारत सरकार में जो महान्यायवादी हैं इनकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। तो आइए देखते हैं भारत की महान्यायवादी की अन्य कार्य और शक्तियां क्या क्या है। पहले आपका हो चुका है, अभी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं आपके, तो उनको कवर कर लेते हैं कि भारत सरकार के खिलाफ महान्यायवादी क्या होंगे, भारत सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं, बयान नहीं दे सकते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारत का महान्यायवादी पद पर है तो वह व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकता है। उसको अपने क्या करना होगा, अपने नमक का हक अदा करना ही करना होगा। अगर नमक खा रहा है भारत सरकार का तो उसके खिलाफ क्यों उल्टा सीधा बोले। इसके बाद जिस भी मामले पर भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी जिस भी मामले पर भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी किसी भी मामले पर किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, और हो तो सकता है पर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित तो हो सकता है, परंतु जब तक उस मामले पर उस पर बोलने को ना कहा जाए तब तक वह महान्यायवादी उस मामले पर अपना जो बयान होगा वो नहीं देगा। इसके बाद हम बात करें भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामले पर किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा। यानी जब तक कोई भी व्यक्ति भारत का महान्यायवादी है तो अगर भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ये अधिकार नहीं देती है कि आप किसी भी व्यक्ति का आपराधिक कार्यवाही में बचाव कर सकते हैं, जब तक महान्यायवादी उस व्यक्ति का आपराधिक कार्यवाही में बचाव नहीं करेंगे, यानी वे उसका केस नहीं लड़ेंगे। अब ये भी बात ठीक है, अगर सरकार का वकील महान्यायवादी है और वही हार जाए, मान के चलिए किसी भी पर्सनल आपराधिक कार्यवाही में महान्यायवादी किसी व्यक्ति का बचाव कर रहे थे, अब किसी भी कारण से ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति दोषी पाया गया, अब महान्यायवादी कर रहे थे बचाव, तो क्या होगा, महान्यायवादी हार गए। महान्यायवादी हारे यानी सरकार की बेइज्जती हो गई, सरकार का वकील ही हार गया। तो सरकार का वकील ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, सरकार का वकील ना हार जाए, तो भारत सरकार ने पहले से ही यानी संविधान में ही पहले से लिख दिया गया है महान्यायवादी के बारे में कि भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों पर किसी भी व्यक्ति का बचाव महान्यायवादी नहीं करेंगे। इसके बाद महान्यायवादी यानी एजी यानी अटॉर्नी जनरल सरकार का यानी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। महान्यायवादी सरकार का क्या नहीं होता है, पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। ठीक है, तो वह उसे निजी यह याद रखिएगा, बिल्कुल निजी, इन शब्दों पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि यही शब्द होते हैं आपके एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी है तो उसको निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार का महान्यायवादी पूर्णकालिक वकील नहीं है। यानी जिस तरह से सरकारी नौकरी
लगने के बाद में आप सरकार के, जब तक आप सरकारी नौकरी पर हैं तब तक क्या हैं, सरकार के एक तरीके से हिस्सा हैं, सरकार के हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी है तो वो वकील तो है, भारत सरकार का वकील है, पर भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, यानी पूरे तरीके से, यानी ऐसा नहीं है कि पूरे के तरीके भारत सरकार के आदेश पर ही वो सारे कार्य करे, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार का क्या नहीं है, पूर्णकालिक वकील नहीं है। इसी कारण से उसको निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। क्या नहीं रोका जा सकता? निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद बात करते हैं, अगर भारत का कोई महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति की गई है, तो महान्यायवादी पूरे भारत कितना बड़ा है और भारत सरकार यानी केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी को कार्यों को बांटने के लिए और उसके ऊपर जो कार्यों का बोझ है उसको कम करने के लिए भारतीय संविधान में एक अलग से भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए एक पद का निर्माण किया गया है। उसको बोलते हैं भारत के महाअधिवक्ता। क्या? भारत के महाधिवक्ता का जो जिक्र है आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में क्या क्या नहीं किया गया है। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल से। किससे संबंधित है आर्टिकल 76? एजी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो महान्यायवादी सिर्फ और सिर्फ भारत के जो महान्यायवादी हैं, जो उसकी सपोर्ट के लिए ही भारत के महाधिवक्ता का पद बनाया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी बनता है तो उसकी मदद के लिए कौन बनाया गया है, क्या पद बनाया गया है? भारत के महाधिवक्ता। ठीक है, ये क्या होंगे? भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं उसको सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसके कार्यों में उसकी मदद करेंगे। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में भारत के महाअधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान में भारत के जो महाधिवक्ता हैं वो हैं तुषार मेहता। कौन है बच्चों? तुषार मेहता। तुषार मेहता कौन है? भारत के महाधिवक्ता। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत के महाधिवक्ता बताइए, तो कौन है? तुषार मेहता। ये सरकार के वकील नहीं है। सरकार के वकील कौन है? महान्यायवादी है। ये तो सिर्फ इनके सबॉर्डिनेट है। किनके? महान्यायवादी के। तो अगर भारत के महाधिवक्ता कौन है? तुषार मेहता। तो भारत के महान्यायवादी कौन है? तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में, देखिए महान्यायवादी चेंज होते रहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। ये कौन है? भारत के महान्यायवादी। एक क्वेश्चन और बनता है इसको लेके कि अभी जो हमारे वर्तमान के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? किसको रिप्लेस करके भारत के नए महान्यायवादी बने? इनसे पहले भी कोई ना कोई भारत का महान्यायवादी होगा, तो कौन था? के वेणुगोपाल क्या होते थे? आर वेंकट रमनी से पहले भारत के महान्यायवादी हुआ करते थे। और अब तो ये था भारत के महान्यायवादी और उसके ऊपर चर्चा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस करें, ताकि अगर मेरे द्वारा कोई भी नई वीडियो अपलोड करी जाती है मेरे चैनल पर तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।